गुड इवनिंग। एनएलएम तो नहीं बोलते उसको, NLM। एनएलएम बोल रहा है, ऐसा कोई शब्द नहीं है। दिस इज नॉट एनी शब्द, कोई शब्द नहीं है ये। शब्द है NLM, इसको बोल रहा हूं मैं NLM। ठीक है, चलो बाकी तुम बोल कुछ भी दो, कोई समस्या नहीं है। डाल दी क्या? समझ गए? चलो, तो अभी तक हमने जितनी बातें करी वो किसकी बातें थी भाई? विदाउट फोर्स, यानी कि काइनेमेटिक्स की बातें थी। ठीक है, हमने मास का कहीं डिस्कशन करा नहीं है, और जहां मास का डिस्कशन आया है मैंने बोला है वो मिसनोमर है, उसका कोई काम नहीं है। मान लो मैं बोल दूं कि 10 किलो की किसी चीज को ऊपर से गिराया, 20 किलो की चीज को नीचे गिराया, कितने समय पे गिरेंगी? तो मास से लेना देना है ही नहीं, लेना देना हाइट से है ना। तो काइनेमेटिक्स की टर्म्स क्या क्या थी अपनी? स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, और बस यही सब थी। रिलेटिव मोशन मान लो एक, ठीक है, वो तो आ गया उसी के अंदर ही। तो ये 6 चीजों में डील किया, मास की बात नहीं करी, फोर्स की बात नहीं करी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब बातें करेंगे डायनेमिक्स के अंदर, डायनेमिक्स के कुछ चैप्टर हैं, ओवरव्यू देख लो। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहां से हमें आइडिया लगेगा कि कोई बॉडी है, अगर रेस्ट पे है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, किस पे है? रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से उसके अंदर क्या आएगा? उसकी स्टेट चेंज होगी, वो रेस्ट से मोशन में आएगी, और उसकी एक्सेलरेशन भी आएगी, जो हमने कांस्टेंट ए पढ़ा था ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें ए कांस्टेंट माना था, तो वही ए निकलेगा अपन से, अभी वही ए अभी निकालेंगे अपन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कैसे आएगा, ठीक है, उसका क्वालिटी क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा, और उससे असर क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग सिस्टम। ठीक है, नई नई चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर अपन, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको इनर्शिया के बारे में बताऊंगा कि किसी भी बॉडी का इनर्शिया क्या होता है, फिर फोर्स कैसे आएगा हमारे पास, मोमेंटम क्या आएगा, इम्पल्स क्या होगा, क्वालिटी ऑफ फोर्स क्या होगा, ये सब चीज पढ़ेंगे। फिर है अथाह न्यूमेरिकल, भंडार है न्यूमेरिकल्स का, भरपूर न्यूमेरिकल है। एक पूरी साल अगर एनएलएम पढ़ाना पड़े ना, तो पूरी साल पढ़ा सकता है कोई भी टीचर, इतने न्यूमेरिकल है इसमें, भर भर के। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, इन चीजों का मैं खुद बोल रहा हूं, जब कोई अंत नहीं है तो सच में अंत नहीं है। ठीक है, तो जो तुम्हें शीट दी जाए, और जो तुम्हारे टेस्ट पेपर में जो आए, और तुम्हारे नोट्स, इन तीन के अलावा मैकेनिक्स में किसी भी जगह मुंह मारना मत तुम, कि मारने में मजा बहुत आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, हार्ड क्वेश्चन होंगे, तुमसे होंगे नहीं तो तुम दोबारा दोबारा करोगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, करना कोई दिक्कत नहीं है, करना, लेकिन तुम ये मत सोचना कि जो हमने किया उससे पेपर में कुछ नहीं आया, पेपर में आ जाएगा, उतने में से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है तो फिर कितना ही करते जाओ, हमें एक लिमिटेड अमाउंट में करना है, लिमिटेड अमाउंट में करना है। जब 2 साल तक न्यूमेरिकल करा सकता है कोई भी टीचर, तो वो क्यों 15-10 दिन में कराता है? तो पता है हर टाइप का एक एक थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लो। बेसिक्स तो बहुत हाई लेवल का होगा, तो वो एक अलग सी चीज हो जाएगी। बेसिक्स में से क्वेश्चन आएगा, सब करेंगे, बहुत अलग सा क्वेश्चन होगा, तो कुछ अच्छे बच्चे होंगे वो कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, माथा नहीं मारना है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो पेपर का पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है थोड़ा सा, मतलब सीखने वाली जो चीजें होती है, जैसे कि मैकेनिक्स पार्ट हो गया, इससे थोड़ा कम आता है पेपर आजकल। डायरेक्ट मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं आता आजकल। पेपर कहां से आता है? कुछ जैसे याद करने वाली चीजों में से क्वेश्चन ज्यादा आता है। जैसे सेकंड पार्ट होता है ना, 11th का सेकंड पार्ट हो गया, 12th का सेकंड पार्ट हो गया, है ना, मॉडर्न हो गया, अपने पास ऑप्टिक्स वगैरह हो गया, वेव हो गया, ये सब हो गया, इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो सर ये मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम है? बात ये है कि मैकेनिक्स के आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन दूसरी चीजों में ज्यादा आ जाती है। जैसे मान लो एनएलएम पढ़ेंगे अपन, एफबीडी बताऊंगा तुम्हें, फोर्स बॉडी डायग्राम बताऊंगा मान लो, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मैकेनिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन आ जाएगा। एक पेंडुलम है, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, टेंशन निकालो, ये सब निकालो,
समझ रहे हो? तो इनका एप्लीकेशन आगे पूरी फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। ठीक बात है, बेसिक्स तो ढंग से सीखने हैं, तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने ही करने जितने हम करवाएं। ठीक है, उतने में सारा काम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तुम भी बोल दो भाई। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहली बात मैं करने वाला हूं इनर्शिया की। किसकी बात करने वाला हूं? इनर्शिया की। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का हिंदी में मतलब बताता हूं तो समझ जाओगे। जड़त्व, जड़, जो किसी भी बॉडी को जड़ से जोड़ के रखे। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का इनर्शिया क्या होता है? मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं अपने आप मेरा खुद का स्टेट बदल नहीं सकता, है ना? बदल सकता हूं क्या? नहीं बदल सकता। कैसे बदलूंगा? कैसे बदलूंगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स से बदलूंगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बॉडी क्या करती है? अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन वाली जो स्टेट होती है वो खुद नहीं बदल पाती। खुद नहीं बदलेगी, वो बदलेगी नहीं। उसी चीज को उस बॉडी का इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को ही उस बॉडी का इनर्शिया कहते हैं कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कभी नहीं बदलती खुद से। ठीक है, तो उसकी एक इनेबिलिटी होगी, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। क्या बोले? रेस्ट बोले या यूनिफॉर्म मोशन बोले, कुछ भी बोल सकते हैं ना। हाँ, कैपेबिलिटी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोल, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते लिखना। लिखो, देखो, द इनेबिलिटी यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना। बॉडी के पास एक्सेलरेशन आ गया मतलब एक्सटर्नल फोर्स है उसके पास। ठीक है, लिखो, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it does not change its state of rest, does not change its state of rest or uniform motion, state of rest or uniform motion, it does not change the state of rest or uniform motion called inertia, वो उसका inertia होगा। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, inertia is the measurement of mass in translational motion. Inertia is measurement of mass in translational motion. ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है भाई? मोशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, रोटेशन के अंदर क्या होता है? स्लिपिंग, सीधा स्लाइड होगा कोई भी चीज किसी के ऊपर। ठीक है, ऐसे चलना, लाइन के अलोंग चलना। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है? रोलिंग होती है, स्लिपिंग नहीं होती है, प्योर रोलिंग। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन बोलेंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं? ट्रांसलेशन मोशन की, तो उस मोशन के अंदर इनर्शिया किसी भी बॉडी का मास होता है। ठीक है, क्या होता है? मास होता है, सिंपल। हाँ, तो उसमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, क्योंकि कोई भी देखो, जैसे फोर्स है, रोटेशन के अंदर मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क आ जाएगा। लीनियर वेलोसिटी है, वहां पे मोमेंट ऑफ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा आ जाएगा। ठीक है, हर चीज बदल जाएगी। अगर ये ढंग से पढ़ेंगे तो रोटेशन तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट एनालॉजी से एक टेबल में खत्म कर सकते हैं रोटेशन। अपन एक टेबल में करने को 2 महीने में खत्म कर सकते हैं, डिपेंड करता है तुम कैसे समझते हो। ठीक है, चलो थोड़ी सी बातें आगे और कर लेते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ इनर्शिया।
थोड़ा और समझ में आएगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। पहला लिखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला लिखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। अरे ट्रांसलेशनल मोशन कुछ नहीं, मतलब सीधा लीनियर मोशन कर रहे हैं ना, रोलिंग नहीं होनी, बस रोलिंग नहीं होगी, और डायरेक्ट मोशन कर रहा है सीधा एक लाइन में, ट्रांसलेशन कर रहा है। रोटेशन नहीं होना चाहिए, वो आगे पीछे मूव करना चाहिए बस, कैसे भी मान ले। ठीक है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो मान लो कोई बॉडी रुकी हुई है, तो वो चाहती है कि वो रुकी रहे, चाहती रुकी रहे, या मैं बोलूं कोई भी बॉडी अगर वो रुकी हुई है तो अपनी जो रेस्ट की जो पोजीशन है वो खुद ब खुद चेंज नहीं करेगी, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस बॉडी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे क्या करें, जैसे मान लो हम बस में बैठे होते हैं, अचानक से बस चलना शुरू करती है, समझ रहे हो, बस में बैठे, बस अचानक से चलना शुरू करती है आगे की डायरेक्शन में, तो जो हमारी बॉडी है वो पहले किस में थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी। ठीक है, उस बॉडी को क्या लगेगा, अरे रुकी हुई हूं ऐसे लगेगा ना। ठीक है, अचानक से जब क्या होगा, जैसे ही वेलोसिटी आगे होगी बस की, तो बॉडी क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि उसको वही पोजीशन अच्छी लग रही थी, वो रेजिस्ट करेगी चेंज को। इनर्शिया क्या करता है, चेंज को रेजिस्ट करता है। अगर किसी पोजीशन में चेंज आ रहा है तो उस मोमेंट पे उस चेंज को अपोज करेगा इनर्शिया, तो तुरंत में जब बस आगे जाएगी हम पीछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम पहले उस पोजीशन पे थे, समझ रहे हो, हम उसी पोजीशन पे थे पहले। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैरम खेला है, तो मान लो कैरम की ऐसे करके गोटियां रख दिया आपने, गोटियां बोलते हैं क्या, इस तरह से गोटियां रख दी, क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल दो मान लो। ठीक है, तो यहां से स्ट्राइकर आता है, अपना स्ट्राइकर होता है ना, ठीक है, स्ट्राइकर आता है, उससे अपन ऐसे करके ऐसे मारेंगे नीचे से। ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्राइकर जब यहां से आता है, ये वाली तो आगे निकल जाती है, बाकी सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, क्यों बैठ जाती है वो, क्यों बैठ जाती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट पे है, हमने इसको हटा लिया यहां से, ये रेस्ट पे होने की वजह से क्या करेंगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी नहीं, अपनी पोजीशन चेंज करेगी ही नहीं, अपनी पोजीशन पे ही रहना चाहेगी ये। तो जैसे ही आगे जाएगा सारी की सारी नीचे आ जाती है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ पर फल लगा है, मान लो कोई भी आम लगा है, कुछ भी लगा है, पेड़ को हिलाओगे जोर जोर से तो फल नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से गिरता है, कि जब हम उसको हिला रहे हैं वो चाहता है वो वहीं रहे, लेकिन उसके अंदर जो मोशन हो रहा है वो मोशन क्या करता है, उस चीज को तोड़ देता है, जो उनके बीच में बॉन्ड होता है वो तोड़ देता है, जो भी मतलब जिससे भी लगा रहता है वो। ठीक है, लकड़ी वकड़ी से वो लकड़ी टूट जाती है, क्यों, खुद तो हिल नहीं रहा वो, अगर वो खुद पेड़ के साथ हिलने लग जाए तो वो टूटेगा नीचे, नहीं टूटेगा, वो खुद हिल नहीं रहा है, खुद रेस्ट पे है वो, और पेड़ की ब्रांच हिल रही है, तो वो क्रिएट होता है जो भी अंदर, वो टूट के नीचे गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, रेस्ट पे रखने की कोशिश करता है, बॉडी ऑलवेज टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगी। ठीक है, लिखो, अरे क्लियर है, लिखो द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, देखो द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी to change its state of rest, to change its state of rest, to change its state of rest, called in inertia of rest, कुछ भी लिख लो, cold word लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अगला नाम लिखो, if a body is at rest, 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 will always tends to remain at rest, will always tends to remain at rest,
एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल लिख लिया यहां तक, लिख लिया ना? हाँ, पहले क्या बोला मैंने, व्हेन बॉडी ऑलवेज टेंड्स टू बी एट रेस्ट ना, ठीक है। एग्जांपल लिखो, व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग इन अ बस, इन अ बस, व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग इन अ बस एंड सडनली बस स्टार्ट्स, and suddenly bus starts moving, suddenly bus starts moving, the person would experience क्या बोलेंगे उसको, experience motion in backward direction due to inertia of rest, backward direction due to inertia of rest, एन, हाँ हाँ लिख बोल तो दिया, एंड बैकवर्ड डायरेक्ट, एन लगाएगा, बैक पे एन लगाएगा, बहुत बढ़िया अंग्रेजों, जर्क नहीं बोलेंगे आप, सिर्फ अब मैं तो ये बोल रहा हूँ हल्का सा पीछे की तरफ मोशन आएगा बस, और कुछ नहीं है। हाँ, इन बैकवर्ड डायरेक्शन लिख लो, ठीक है, एक्सपीरियंस मोशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। समझने के लिए लिखवा रहा हूँ ऐसे एग्जांपल, कोई मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में, कोई बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में नहीं। अगला लिख लो एक और एग्जांपल, देखो फ्रूट्स from the branches of tree, fruits from the branches of tree fell down when it is shaken लिख लो, शेक करने वाला थर्ड फॉर्म, it is shaken due to inertia of rest, ठीक है। सेकंड लिखेंगे inertia of motion, ठीक है, inertia of motion। इसमें क्या होता है, देखो इनर्शिया सिंपल सा काम क्या करता है, चेंज को अपोज करता है, क्या करता है, चेंज को अपोज करता है। रुके हुए हो चलोगे अपोज करेगा, चल रहे हो कुछ भी करोगे रुकोगे तो अपोज करेगा। अब मान लो कोई बॉडी है, वो कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे भी आगे बढ़ रही होगी, तो जैसे ही मान लो उसको हम रोकेंगे या कुछ दूसरा काम करेंगे उसके साथ, तो बॉडी क्या करेगी, उस चीज को रेजिस्ट करेगी, क्योंकि इनर्शिया का काम क्या है, रेजिस्ट करना। इसका मतलब ये भी होता है, चलती हुई चीज को अगर अपन रोकेंगे तो रुकेगी भी नहीं, ठीक है, और रुकी हुई चीज चलेगी भी नहीं, चलाने में भी जोर आएगा और उसको रोकने में भी जोर आएगा, अगर बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है तो, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा भारी है, भयंकर भारी है, तो उसको चलाने में जोर आएगा क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ज्यादा है, और एक बार वो चल गई तो रोकने में बहुत ज्यादा जोर आएगा। मान लो कोई चट्टान है बड़ी सारी, रोड पे रख दो तुम स्लोप के साथ, उसको जो एकदम चलाने में जोर आएगा, फुल ताकत लगेगी, लेकिन एक बार चल गई तो वो घरों के ऊपर से निकल जाएगा वो, क्योंकि वो रुकेगा नहीं। क्यों? उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है। तो इनर्शिया फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, दोनों बात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि सपोज जैसे मान लो बस चल रही है, ठीक है, हमारी बॉडी को आदत हो चुकी है, अभी होता है ना, आदत पड़ जाती है थोड़े टाइम बाद, तो आदत पड़ चुकी है अभी मोशन की, तो हमारा जो इनर्शिया है वो मोशन में आ चुका है अभी, ठीक है। जैसे मान लो अचानक से ब्रेक लगते हैं तो बस तो रुक जाएगी, हमारी इनर्शिया को कौन समझाए, कोई नहीं समझा पाएगा, वो तो उस चीज का अपोज करेगा ना, ब्रेक लगाए रुकने का विरोध करेगा, वो विरोध करेगा, इसका क्या मतलब है, वो आगे की तरफ जाती है बॉडी। ब्रेक लगता है तो ऐसे होता है ना अपन, ऐसे क्यों होता है ऐसे, क्योंकि इनर्शिया को आदत हो चुकी है मोशन की,
बॉडी इनर्शिया बोल रहा हूँ बॉडी को, तो बॉडी को आदत हो चुकी है आगे जाने की, तो जैसे ब्रेक लगे बस तो रुक गई, लेकिन इनर्शिया ने हमें नहीं रोका, हम ऐसे गए, हमारा सर क्यों नहीं टकराया? अगर हमारा ध्यान नहीं हो, नींदों में है जब तो टकराएगा, पक्की बात है। और अगर रुक गए हम, खुद का फोर्स लगा के, ब्रेन है ना हमारे पास, तो हम तो रुक जाते हैं, ताकत लगा के रुक जाते हैं अपन ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ये आगे जाने वाली प्रोसेस किसने करवाई? इनर्शिया ने करवाई, इनर्शिया मोशन ने करवाई एक्चुअली में, तो ठीक है। तो इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, और इट विल रिमेन इट विल अपोज द रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन। अगर मोशन के अंदर किसी तरीके का रेजिस्टेंस आ रहा है, या हम बोले कि मोशन को अगर रोक रहे हैं, समझ रहे हो, रोक रहे हैं, तो क्या करेगा ये उसको अपोज करेगा, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कि बस चल रही है, चलती बस में कभी उतरे हो? उतरती पैर कैसे कैसे हो जाते हैं अजीब से, क्यों जाते हैं? तो मौसम में थी एकदम आगे, रेस्ट में। हमारे बॉडी मोशन में थी वो बात अलग है, लेकिन वैसे उस फ्रेम के अंदर हम रेस्ट पे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी बस है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आगे चल रही है, ठीक है। तो जो ग्राउंड बेचारा है और बॉडी है, इन दोनों के वेलोसिटी में कोई मतलब साथ नहीं है, सब दोनों अलग अलग हैं, एक रुका हुआ है, एक चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इनर्शिया जैसे वहां जाएगा तो क्या होएगा? आगे गिरोगे। तो जब भी क्या करते हैं, बस से जब चलती बस से उतरते हैं कुछ लोग, एक ट्रिक है उतरने की, आगे की तरफ मुंह करके उतरने को बोलते हैं उनको। सब बोलते हैं बस से उतरो तो आगे की तरफ मुंह करके उतरो, क्यों? आगे की तरफ ही गिरोगे। अगर पीछे की तरफ मुंह करके उतरे तो हमारा इनर्शिया में बचा नहीं पाएगा, पीछे गिर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हमारा सारा बॉडी लैंग्वेज आगे की तरफ काम करता है, हमारा पूरा न्यूरॉन सिस्टम जो है वो आगे की तरफ कंट्रोलिंग नेचर में है, पीछे का हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पीछे हम देख नहीं सकते, पीछे का बहुत कम, हमें सुनाई भी पीछे का बहुत कम देता है, ठीक है। मतलब बहुत सेंस नहीं कर पाते ना, जो चीज दिखती नहीं है उसको सेंस नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेस हमारी आंखें होती हैं, ईयर्स होते हैं, छूने वाली सेंसेस होती हैं। तो पीछे अगर गिरने वाले हैं तो छू तो सकते नहीं उसको, देख के बच सकते हैं, सुन भी नहीं सकते उसको, तो दिखेगा ही नहीं तो फिर बचेंगे कैसे, ठीक है। डेंजर दिखेगा ही नहीं तो बचेंगे कैसे, सही बात है। तो बस से उतरते टाइम हमें एडवाइस किया जाता है कि भाई आगे देख के उतरो, ताकि अगर बाई चांस इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ आए धक्का, आएगा भी आगे की तरफ ही, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो उतरते टाइम लोग रेडी रहते हैं कि चलना पड़ेगा, उतरते टाइम भागते भागते उतरते, देखा हो तुमने, कई दूर तक भागते हैं वो, है ना। बस से उतरते हैं, चलती बस में कई दूर तक भागते हैं, उनको कौन भगाता है? इनर्शिया भगाता है, समझ रहे हो? वो नहीं भागेंगे तो गिरेंगे, क्योंकि इनर्शिया कह रहा है आगे जाना है, अगर नहीं जाओगे तो गिरोगे, और आगे जाओगे तो बच जाओगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। समझ पा रहे हो चीज? समझ पा रहे हो? लिखो इनर्शिया मोशन लिखो, लिखो। If a body is in motion, if a body is in motion, it will always tends to remain in motion. It will always tends to remain in motion, और मतलब जब तक बॉडी मोशन में है तो मोशन का है, फिर बाद में रेस्ट पे आ जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और डेड बॉडी है, जैसे कि मान लो डेड बॉडी इन द सेंस इंसान को नहीं मारा मैंने, चट्टान है, पत्थर है, ठीक है, तो वो मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको ना रोक दे। जैसे मान लो चट्टान रोड पे है, उसको आपने चला तो दिया, तो रुकेगी कैसे? ऑब्स्टेकल्स रोकेंगे उसको, ऑब्स्टेकल्स रोकेंगे उसको, एक्सटर्नल एजेंसीज रोकेगी। और मान लो ऐसा ऑब्स्टेकल कोई है ही नहीं, तब क्या वो रुकेगा नहीं? क्या रुकेगा? कभी तो रुकेगा, कि रोड के साथ फ्रिक्शन हो रहा होगा, फ्रिक्शन हो रहा होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि इनर्शिया कितनी देर तक लगेगा, डिपेंड करता है कि बॉडी कैसी है, कहाँ चल रही है। हमारे पास तो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला ब्रेन है, इसलिए हम रुक जाते हैं जल्दी, ठीक है, क्योंकि हम कितनी देर तक भागते रहेंगे? हम नहीं भाग सकते ना, हम तो थोड़ा सा भाग के कंट्रोल कर लेते हैं खुद को, रुकना है भाई, अभी यहाँ से आदेश आता है रोको भाई, पैरों को, रुक जाते हैं अपन। बेचारे डस्टर को और पत्थर को कौन आदेश दे, है ना, कोई आदेश दे नहीं सकता। तो वो ऑब्स्टेकल्स की वजह से रुकेंगे, कोई एक्सटर्नल एजेंसी उनको रोकेगी,
ठीक है। और अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी है ही नहीं, एकदम आइडियल बातें कर रहे हैं, तो भाई नहीं रुकेगा, तो भाई नहीं रुकेगा। फिर क्यों कह रहे हैं ना स्पेस में चले जाओ, सही बात है, स्पेस में चले जाओ, ठीक है। तो बात यह है, इनर्शिया डिपेंड करता है कि कहां पर है, किस पर है, ठीक है ना। और इनर्शिया कितने समय के लिए इफेक्टिव नहीं बोल सकते, इनर्शिया हमेशा इफेक्टिव होता है, हमेशा ही, ठीक है। रुके हुए हो तो रुका हुए का इनर्शिया हो गया, चल रहे हो तो चलने का इनर्शिया हो गया, किसी डायरेक्शन में तो डायरेक्शन का इनर्शिया हो जाएगा, इनर्शिया तो हमेशा रहेगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर इनर्शिया का इफेक्ट जब आप मोशन को चेंज करते हो तो चेंज होने का टाइम आएगा, क्योंकि वो चेंज को अपोज करता है, समझ रहे हो ये बात। रेस्ट से मोशन में आओगे तो उस चेंज ट्रांजिशन टाइम पे वो आएगा, एक्टिंग में आएगा, कौन सा वाला, पहले वाला आएगा। फिर जब मोशन में आ ही गए मान लो, थोड़ा टाइम बाद मजबूरी है आना पड़ेगा, मान लो इतना फोर्स लगा दिया, चट्टान जाएगी आगे, तो वो आई गई, अब उसको रोक के दिखाओ, और रुकेगी नहीं, क्यों, क्योंकि अब सेकंड वाला इनर्शिया काम में आ गया है, इनर्शिया मोशन आ गया है। अब रोकेंगे तब ये वाला इनर्शिया अपोज करेगा, ठीक है। तो इनर्शिया हर टाइम इफेक्टिव रहता है, डिपेंड करता है कि कौन सा इनर्शिया करंट टाइम में चल रहा है, ठीक है, वो उस चेंज का अपोज करेगा, ठीक है। अरे ठीक है, लिखो क्या लिखवा, और के बाद लिखवा रहा था ना, और द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, और द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, the inability of a body to change its state of motion by itself, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखो, देखो, passengers in moving bus leans forward when brakes are applied, when brakes are applied, इनर्शिया मोशन का सबसे खतरनाक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, सबसे खतरनाक एग्जांपल, टरबाइन का नाम सुना, टरबाइन का, हाइड्रोलिक टरबाइन होती है, बिजली बनाते जो, तो बड़े बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं ना, बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उनमें क्या होता है, बहुत बड़ा सारा एक रोलर होता है ना, उसके ऊपर ब्लेड्स लगे रहते हैं, किस तरह का रोलर होता है बताता हूँ, तो सामने मतलब ऐसे देखेंगे ना तो ऐसे दिखेगा, वो सामने से ऐसे दिख रहा है वो, ठीक है, उस पर ब्लेड लगे होते हैं, ये इसका तो साइड व्यू है, इसका टॉप व्यू है, ऐसे करके ब्लेड लगी है मान लो इसके ऊपर है, हाँ वाटर के अंदर जैसे भी है, ब्लेड की डिजाइन एरोफॉइल टाइप की होती है, कैसे भी मान लो, ठीक है। अब यहां पर मान लो पानी गिर रहा है, कहीं से भी आके पानी गिर रहा है, वो इसको इधर की तरफ ड्रैग दे रहा है, और ये घूम रही है, हमेशा घूमती है, 365 दिन घूमती है, पानी का भाव तो बना के रखते हैं, कांस्टेंट बना के रखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये 365 दिन क्यों घूमती है, पानी गिर रहा है, तो हम लोग गिरा रहे हैं ना, वो तो कांस्टेंट चल रहा है ना, इसको रोक भी तो सकते हैं, हाँ, फ्रिक्शन तो मैकेनिकल सिस्टम में हमेशा होते हैं, इनर्शिया की वजह से। अरे पागलो, इनर्शिया की बातें चल रही है, इनर्शिया तो बोलो तुम वो बुद्धि लगा रहा है, इनर्शिया मोशन, ठीक है। अगर मान लो इसको रोक दूं मैं, इसको रोक दूं, तो इसको चलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मोटर्स लानी पड़ेगी, इसका वजन बहुत ज्यादा होता है, इसका वजन होता है 5 से 10 हजार टन, इस ब्लेड का, इस पूरे रोटर का, डिपेंड करता है कितना बड़ा प्लांट है, ठीक है। किशन गंगा या बहुत बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें तो बहुत बड़ी ये लगी रहती है, रूम साइज जितनी ब्लेड लगी रहती है, ठीक है, ब्लेड क्या बोलो, ये रोटर लगा रहता है,
तो इसके पास इतना वजन है और ये तो नॉर्मल वजन है, 20-20-30 टन तो एक ट्रक में आ जाता है, एक 6 चक्के में ट्रक में आ जाता है 20-30 टन लोहा तो, और उससे रोटर बनेगा नहीं, पता नहीं कितने ट्रक चाहिए होंगे, समझ रहे हो। तो जब इतना भारी वजन है तो इनर्शिया कितना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो चलाने के लिए मेहनत कितनी करी गई होगी, इसको चला रहे हैं। और असल बात तो यह है ये खुद ही नहीं रुकेगा, इसको रोकने के लिए भी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। मान लो कभी मेंटेनेंस का काम किया जाता है, मेंटेनेंस तो जरूरत है ना, अरे मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। जब इसका मेंटेनेंस किया जाएगा ना तो रोकने के लिए भी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, रुकता भी नहीं है। अगर इसको सारी एजेंसी हटा दो, सब कुछ कर दो ना, तो 3-4 महीने तक से घूमता रहेगा, धीरे धीरे रुकेगा ही नहीं वो, थोड़ा घूमता ही रहेगा। तो इसको रोकना है, रोकने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी लगेगी। अपोजिट जेट चलाई जाती है इसको रोकने के लिए, हाइड्रो जेट चलाई जाती है दूसरी, फिर रुकता ही है। सारा खेल किसका है, इनर्शिया का। तो जब रुका हुआ है तो चलाने में जोर क्यों आ रहा है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। तो चल रहा है, फिर रोकने में जोर क्यों आ रहा है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, बता तो रहा हूं, रोकते भी हैं यार, ऐसे क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। अरे ठीक है, क्लियर है क्या? क्या वो सब मेंटेनेंस रहता है सबका, कैसे क्या करना है, बिजली में क्या कमी आएगी। एक वो होते हैं ना, विंड मिल भी होते हैं, वो तो हल्के होते हैं, वो लग रहे हाँ। हैं। वो भी बड़े बड़े, उसकी ब्लेड बड़ी बड़ी क्यों बनाते हैं, रुके ना, इनर्शिया। उसकी ब्लेड छोटी, इतनी सी ब्लेड बना दो, जब नहीं हवा होगी तब तो चल जाएगा वो, हवा होगी तो तब तो बहुत तेज चल जाएगा वो, अदरवाइज चलेगा नहीं। तो ब्लेड भारी बनाओ और बड़ी बनाओ, ताकि एक बार अगर घुमा दिया उसको तो घूमती रहेगी, हवा आएगी थोड़ी सी ज्यादा घूम जाएगी, अदरवाइज घूमते रहेगी। इनर्शिया उसको हमेशा घुमाता रहेगा। इनर्शिया करना है क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाना है, अगला चक्कर तो खुद ही ले लेगा वो। ठीक है, चलता जाएगा। प्लैनेट्स का भी अपना इनर्शिया होता है क्या, जैसे सन एंड अर्थ, हाँ अपना इनर्शिया होता है इनका भी, सबका। जिसके पास मास है उसका इनर्शिया है। इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास ना, तो अगर किसी चीज के मास है उसका इनर्शिया है। ठीक है, चलो तीसरा लिखो, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये भी वही बात होगी। हाँ, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, सीधी बात है। वैसे अभी ये थ्योरी है तो नहीं रेलेवेंट, बाकी ये है ही नहीं रेलेवेंट, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इस थ्योरी के अंदर। कि मान लो अगर कोई अर्थ घूम रहे उसको अगर रोकना चाहे तो कैसे रोकेगा, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। हालांकि ये कोई रीजन नहीं है कि इनर्शिया की वजह से घूम रही है वो, लेकिन मूव कर रही है तो पक्की बात है इनर्शिया ऑफ मोशन तो है, लेकिन अकेला वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं, वो उसको घुमा रहे हैं, वो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, पता चले अभी जाके गूगल कर करा के सारे स्क्रीनशॉट भेज दो, बोलो सर नहीं सर इसके कारण घूम रहे हैं सर, नहीं सर ये तो ऐसे हो रहा है सर, ऐसे काम नहीं करने। ठीक है, जो चीज ऑथेंटिक है ही नहीं वो पहले बोल के चलता हूँ। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, कोई बॉडी अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे ही मान लो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो बॉडी उसका अपोजिशन करेगी। अरे रेस्ट पे थी तो मोशन का अपोज कर रही थी, मोशन में थी तो रेस्ट का अपोज कर रही थी। अब किसी डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन चेंज होने का अपोज करेगी। एग्जांपल के तौर पे बस में बैठे हैं, बस ने राइट टर्न लिया, बॉडी लेफ्ट में जाती है, जाती नहीं जाती, जाती है ना। क्यों, बॉडी को लगता है ये बस है, मान लो ये टर्न आने वाला है, ये बस है, बस में सीधा सीधा जाएंगे तो बस तो ऐसे मुड़ गई, लेकिन बॉडी सीधी जाना पसंद करेगी कुछ समय के लिए। अब चीर फाड़ के नीचे तो गिरेगी नहीं, थोड़ी देर में कंट्रोल कर लेते हैं, अरे यार कोई बात। नींद आ रही हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा सूझ जाता है, अगर ज्यादा नींद आ रही है, गहरी नींद में हो तो। क्यों, वो किसने करा, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ने करा। वो चाहता है कि आप जिस डायरेक्शन में थे, ओरिजिनल डायरेक्शन में, उसमें रहो। अपोज किया उसने, इसलिए बॉडी इस डायरेक्शन में गई। ठीक है, फिर थोड़ी देर में तो आएगी नॉर्मल, फिर मान लो दोबारा टर्न आएगा, दोबारा जाएगी। ठीक है, तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है,
क्लियर है? लिखो लिखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लिखो। हाँ हाँ, तो तुम सर्कुलर पाथ में बैठ के देखो ऐसी कोई, अच्छा वो देखा तुमने, वो झूला होता है जिसके अंदर वो बैठ जाते हैं, वो घुमाता रहता है उसको ऐसे ऐसे। नहीं नहीं, वो तो चलो बहुत नॉर्मल चीज है, उस पर तो सीट मिल रही है, तो उसके बाद एक्सल लगे रहते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं उसमें तो काम। ये वाला झूला देखा तुमने, ऊपर से दिखा रहा हूं, ऐसे करके होता है, इसमें बीच में एक पोल लगा रहता है, यहाँ पर 2-4 पोल होते हैं ऐसे करके, और उसमें बैठ जाओ, और बैठ के जब उठ के नीचे आओगे तो सारा तो खाया पिया याद आ जाएगा, सारे जीवन में किए हुए पाप याद आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और जो घुमा रहा है उसको भाई 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 बोलोगे तुम, भाई भाई उतार दे। अरे क्यों होता है पता है, आप जब इसके ऊपर घूमोगे घूमोगे, हर मोमेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, और बॉडी हर मोमेंट में आपको बाहर फेंकेगी, हर मोमेंट में बाहर फेंकेगी। आप अपोज करके अंदर फेंकोगे, आपके हाथ दुखने लग जाएंगे, प्लस आप घूम रहे होगे तो कुछ सर चकराने लग जाएगा। हाथ और सर एक साथ दिक्कत दे रहे हैं आपको, ठीक है? तभी मान लो अगर कोई टेबल है वो घूम रही है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर टेबल को मैं घुमाऊंगा तो थोड़ी देर में ऐसे गिर जाएगा जाके, ठीक है, या फिर घुमाना जिस डायरेक्शन शुरू किया उस डायरेक्शन में जाके गिर जाएगा, वो इनर्शिया की वजह से गिर जाएगा ना, सिंपल है। ऑटो ऑटो स्टार्ट होते हैं, ऑटो स्टार्ट होते कैसे होता है? नहीं नहीं, बड़बड़ बड़ यार, अभी तो कैसा आदमी है, 3 इडियट। हाँ, मोटर वाली ना, मोटर, हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट, वो कहता ड्रम ड्रम ड्रम। यार क्या आदमी है। पूरा पढ़ लिया सर इसने, पूरा पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? बोले इंडक्शन मोटर पूरा पढ़ लिया सर, पूरा पढ़ लिया। अच्छा पूछेगा सीधा बता देता, फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई, ये क्या आदमी है, ठीक है? तो ये मान लो उसके ऊपर ये ऐसे एक एक्सल होता है घूमने वाला, होता है घूमने वाला, उस पर पहले तो वो 2-4 ऐसे लपेटे रस्सी की मारता है, ऐसे खुद पकड़ता है, ऐसे करता है, फिर पहले ऐसे करता है 1 2 3, और फिर जोर से खींचता है उसको। जोर से खींचने का काम क्या है? जोर से जब उसको खींचेगा ना ये, तो रस्सी की जो 3 रैपिंग की हुई है वो खुलेगी और उसको एक डायरेक्शन में मोशन दे देगी, ठीक है? और कुछ टाइम तक ये जो अपने पास ये कोई भी एक्सल है, ये कुछ टाइम तक फील करेगी कि मुझे घूमना ही है, उतना ही चाहिए होता है। किक क्या करती है? किक किक क्या करती है? इंजन के साथ शाफ्ट को घुमाती तो एक टाइम पे, अपन जैसे बाइक में किक लगाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, अचानक से जैसे किक मारी शाफ्ट घूम जाती है, इनर्शिया की वजह से शाफ्ट घूमती रहती है, वाल ऊपर नीचे होते हैं, फ्यूल जाता है, फ्यूल जलता है, हमें बाइक चल जाती है। मुझे सेल्फ स्टार्ट में तो किक नहीं होती, तो सेल्फ में मोटर लगी रहती है, मोटर घुमा देती है शाफ्ट को, मोटर घुमा देगी। अल्टीमेट रिजल्ट क्या चाहिए अपन को? शाफ्ट घूमनी चाहिए इंजन की, चाहे ऑटो की तरह घुमाओ, चाहे किक मार के घुमाओ, चाहे कैसे घुमाओ, शाफ्ट घुमाएंगे, उसके बाद इनर्शिया आएगा, इनर्शिया आएगा, थोड़ी देर में काम हो जाएगा। थोड़ी मतलब फ्यूल आने जितना टाइम चाहिए अपन को, तो फ्यूल आया इतनी देर तक शाफ्ट घूमनी चाहिए, उसके बाद तो फ्यूल जलेगा और एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है? उस झूले का नाम बताओ यार, इस झूले का नाम तो, रोटेशन मोशन में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या? अरे लगता है हर जगह लगेगा, मैं तो रोटेशन मोशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक आदमी इसके ऊपर बैठा है ना उसकी बात कर रहा हूं, उस पे क्या हो रहा होगा बेचारे के साथ, इस मोशन कैसा हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है? हाँ क्या है, क्या हो गया? सुना नहीं मेरे को। बचपन से घर में ही बैठे हैं। अच्छा जाइंट व्हील, हाँ जाइंट व्हील, अरे जाइंट व्हील तो वो होता है यार, ये होता है जाइंट व्हील, तो ऐसे घूमता है वो, तो इसको बोलता है जाइंट व्हील। जो मैं बता रहा हूँ जाइंट व्हील नहीं है। मैं इतना भी कोई गांव से थोड़ी आया हूं, मुझे नहीं पता, इसका तो सबको पता है। ना ना, इसके बारे में बात नहीं कर रहा था भाई मैं, वो जो ऐसे घूमता है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में झूला घूमता है, ठीक है, एक पार्क में लगा रहता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे प्लेट होती है, बीच में एक पोल लगा रहता है, 2-3 एक और मतलब ऐसे लगी रहती है, खरिये से मान लो, ठीक है? हाँ बच्चों के लिए होती है, ठीक है? तो कभी तो बचपना था ही, तुम अभी कितने बड़े हो गए, 2-4 साल पहले बच्चे ही थे तुम।
और फिर पार्क में चल पड़े। हाँ वो वाले झूले, हॉर्स वाला भी नहीं, अरे नहीं नहीं हॉर्स वाला भी नहीं, हॉर्स होता ही नहीं है, सिंपल प्लेट होती है एक ऐसे, घोड़ा घोड़ा वाला नहीं, कोई घोड़ा वाला सीन नहीं है, उस पर सपोर्ट मिल गया ना, ठीक है, और उसके ऊपर जब बैठोगे ना तब पता चलेगा आपको, ठीक है। चलो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में लिखा, लिखो, देखो द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन by itself, the inability of a body, the inability of a body to change its direction of motion by itself, by itself, by itself। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो, when a bus takes, when a bus takes left or right turn, left or right turn, the body would experience, या बॉडी वुड एक्सपीरियंस मतलब मैंने लिखा, द बॉडी वुड चेंज, बॉडी वुड सॉरी अपोज, बॉडी would oppose the change in direction, would oppose the change in direction and experience motion in outward direction या opposite direction, motion in opposite direction, opposite तो exact opposite नहीं होता, वैसे समझ गए होगे तुम कैसे बोलना चाह रहा हूं मैं, in opposite direction, ठीक है, ऐसे लिख लो, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से है, बस इधर टर्न करके गई है, क्लियर है क्या? तुम रेडी हो चुके हो न्यूटन फर्स्ट लॉ को पढ़ने के लिए? लगाओ, मैंने भी गलती से वीडियो ऑन कर दिया, मतलब कौन सा वीडियो? इनका वीडियो ऑन हो सकता है? अरे तुम लोगों का वीडियो ऑन हो सकता है? करो ना एक बार ऑन। नहीं पता नहीं है क्या करते रहते, साइड में दिखेगा तो सही। हाँ ये तो पढ़ रहा है, चलो ऑफ नहीं करना, ऑन ही रखना है। हाँ भाई छवि तो भी ऑन कर। ऑन नहीं कर रहे तो ये पक्का कुछ कर रहे हैं, तो है इसका तो। शर्म आती है? अरे अरे भाई भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, अरे भाई बंद रख, भाई बंद रख, शर्म किस बात की आती है यार। चलो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे भाई। इस नियम को एक बात और बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया।
ये बात लिखते ही खत्म हो गया सब कुछ, ये बात लिखते ही सब कुछ खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इनर्शिया तो हम जानते हैं। इनर्शिया क्या कहता है हमें कि भाई बॉडी ना तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट बदलेगी, ना यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट बदलेगी, ना डायरेक्शन बदलेगी, अपने आप। कब बदलेगी? एक्सटर्नल फोर्स होगा तब बदलेगी। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ, यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर वहां पर किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये तो रुकी भी रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर इन दोनों चीजों को बदलना चाहते हो तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगाना पड़ेगा। न्यूटन ने पहली बार, या फिर हम बोले मैकेनिक्स में हमने पहली बार ये बात कही है कि हमें फोर्स की जरूरत है ना। तो इस लॉ को बोलते हैं, इंट्रोडक्शन किया इस लॉ ने, क्या किसका? फोर्स का इंट्रोडक्शन किया इसने, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स लॉ भी बोलते हैं, मैं बोलता हूं, मतलब कोई नहीं बोलता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स कर दिया इसने। इससे पहले कहीं फोर्स नहीं लगाया किसी भी नियम में अपन ने, अब लगाया फोर्स। अब फोर्स ही लगाते रहेंगे पूरी 11th और 12th। ठीक है, अब फोर्स ही फोर्स लगता रहेगा। क्या लिखा है इसने? मेरी सेटिंग में सेट करना पड़ेगा, न्यू फोन है इसलिए। अरे रे भाई, नया नया फोन। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस की जरूरत नहीं है, अनबैलेंस नहीं बोलेंगे अभी कुछ भी, अनबैलेंस को कुछ नहीं बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, बैलेंस लगा तो फिर वो होगी ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। वैसे ही उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो नेट एक्सटर्नल फोर्स वैसे जीरो कर देंगे अपन उसको। बैलेंस अनबैलेंस की बात ही नहीं कर रहे ना अभी, जो चीज पढ़ी नहीं वो शब्द क्यों यूज करें अपन। सही बात है। देखो हमारी मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा वही है, जितना पढ़ा है उससे आगे वाला चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो चीज पढ़ी नहीं है उसको काम में लेकर अगर मैं ये चीज समझाता हूं तो गलत बात है, मेरे एथिक्स के खिलाफ है। करते हैं बहुत सारे लोग, करते हैं ऐसा काम, आगे की चीज काम में लेके तुरंत खत्म कर देते हैं सिचुएशन। क्यों? बहुत आसान होता है ये बहुत आसान होता है। आगे का कोई कॉन्सेप्ट यूज करके तुरंत में बताना बहुत आसान होता है, लेकिन पीछे जो पढ़ा के आए हो उसको यूज करते हुए करंट टॉपिक को समझाना एक मेरा रूल है ये, बस। ठीक है, आज कर लेगा, कर लेना भाई। तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है हमें? लिखो लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, लिख लो, ऐसे लिख लो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट a body does not change, a body does not change, a body does not change its state of rest, or uniform motion unless any external force acting on the body, unless any external force is acting on the body, unless any external force is acting on the body. समझे क्या मतलब हुआ? लिखो, आगे लाइन लिखो, दिस लॉ इंट्रोड्यूस फोर्स ब्रैकेट में लिख लो क्वालिटी। एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, एक क्वालिटी ऑफ फोर्स बता दिया उसने, क्वालिटी। ठीक है, आया समझ में? पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम आया समझ में? ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल फोर्स भी अनबैलेंस होना चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए।
यानी कि अगर दो एक्सटर्नल फोर्स है जो एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब उसके पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। समझ रहे हैं? बैलेंस अनबैलेंस पे कहाँ घुस जाते हो यार तुम, एक तो पहले 10 जगह पढ़ के आ जाते हो, फिर तुम्हें पता नहीं कौन कौन नई नई चीजें बता देता है। ठीक है, गलत नहीं है, पर तुम उसको ढंग से पढ़ा करो। क्या बोल रहे हो देखो तुम, अभी इसके ऊपर मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं, अभी बैलेंस हो ना हो मेरे को क्या मतलब है, मेरे को मतलब ही नहीं है। 10 न्यूटन लग रहा है, एक्सेलरेशन है इसके पास, फ्रिक्शन नहीं है अभी इसके पास। ठीक है, ये है। हाँ, अब इसके ऊपर मान लो इधर भी मैं 10 लगा दूं, ठीक है, बैलेंस बैलेंस में जाने क्यों है, 10 और 10 एक दूसरे को उड़ा दिए, जीरो है ही नहीं एक्सटर्नल फोर्स, जीरो एक्सटर्नल फोर्स। अरे समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लेंगे ना, वो जीरो हो जाएगा, तो उसमें है ही नहीं ना एक्सटर्नल फोर्स, है ही नहीं। क्वालिटी का मतलब ये है कि क्वांटिटी नहीं है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो हिसाब से पढ़ते हैं अपन, एक तो क्वालिटी और एक क्वांटिटी। क्वालिटी में एक तरीके से थ्योरी बताई जाती है कि कोई चीज ऐसे होएगी, ऐसे होएगी, ऐसे होएगी, फिर उसके बाद क्वांटिटी आती है कि वो कितनी होएगी। ठीक है, तो इसने क्वालिटी ऐसे बताया कि भाई फोर्स होगा तभी वो मूव करेगी या रेस्ट करेगी, उसके बाद एक्सेलरेशन होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, उसके लिए फोर्स की जरूरत है। इसने इंट्रोडक्शन कर दिया एक फोर्स का, कि फोर्स ऐसा ऐसा होगा कुछ जो ये काम करेगा, तो उसकी क्वालिटीज बता दी। ठीक है, सेकंड नियम क्या करेगा, क्वांटिटी देगा फोर्स की, इतना फोर्स होगा, इस क्वांटिटी का फोर्स होगा, ठीक है, वो होगा। समझ रहे हो? तो वो बात होती है। अब मान लो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इफ द समेशन ऑफ टोटल फोर्स, मतलब टोटल फोर्स किसी पे भी एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं इसको, ये एक्सटर्नल फोर्स, कितने भी फोर्स लग रखे हो, कितने भी, कोई मतलब नहीं अपन को, अगर वो जीरो है, अगर वो जीरो है इसका मतलब क्या हो गया, कितने भी लग रखे हो, एन एन बोल दो चाहे एन, इफ इट इज इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो है इसका क्या मतलब हुआ, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, और मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो अगर नहीं होगा तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, रुका हुआ है तो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा था तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, उसके पास किसी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपको तुम पहले थोड़ा पेशेंस रखा करो, तुम देखा करो क्या असलियत में चीज आ रही है, शब्द के पीछे मत भागा करो, एक शब्द के पीछे, उसका एंड मतलब वही निकलता है। अब बताओ तुम्हारा अनबैलेंस सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, नहीं बोला था, जिसने बोला था मैं उसको बोल रहा हूँ, रविकांत ने बोला था, रविकांत ने बोला था भाई। हाँ, तो जिसने भी बोला था मैं उसको बोल रहा हूँ, वो खुद ले सकता है अपने ऊपर, हो गया है ना। तो ये थोड़ा देखा करो ना, लास्ट में जब मैं बोल दूं कि ये हो गया, तो अगर कोई डाउट है तब बात है। एक बार मैंने बोल दिया कि ये ऐसे है, ठीक है, और वो गलत नहीं है, वो बात सही है, तुम बोल रहे हो बात, वो गलत है ही नहीं, वो बात बिल्कुल सही बात है वो। बट अभी बैलेंस अनबैलेंस में घुस के हम खराब नहीं करना चाहते हमारी थ्योरी को। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस की कहानी पूरे चैप्टर में चलने वाली है, पूरे चैप्टर में इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। अभी बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, होगा कब, जब नॉन जीरो होगा, फोर्स कितने भी लगे वो नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो कब होंगे, जब अनबैलेंस होंगे। अब बैलेंस ही हो गए, दूसरे को काट ही दिए तो वैसे जीरो है, वेक्टर समय ना, तो वेक्टर लगाओ भाई। बस अगर नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म से चल रहा होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी मतलब एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा तो फिर इनर्शिया का काम ही क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या वेलोसिटी, अगर वो रेस्ट में होगा
V0 हमेशा कांस्टेंट ही है, नहीं है? V0 कांस्टेंट ही तो है। हाँ, अरे मैं बोल रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स ही ये सब काम चेंज करवा सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब ये इनर्शिया रहेगा कि वो ना तो रेस्ट चेंज कर सकता है, ना मोशन चेंज कर सकता है, ना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। देयर हैज टू बी सम फोर्स। जब तुम्हारा सिर इस खिड़की के टकरा रहा था, तुमने अपने आप को रोका, क्यों? फोर्स लगा के। तो अगर कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है ही नहीं, वो है ही नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस बस के साथ? वो उसके बाद हमेशा एक्सटर्नल फोर्स है ही, हर बार ही है। एक्सटर्नल फोर्स हर बार नहीं है उसके पास, है ना? है, तभी तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये इनर्शिया मोशन ने क्या बोला? बॉडी यानी कि बस, बॉडी यानी कि बस अपने आप अपनी यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है वो नहीं बदल पाएगी, वो नहीं बदल पाएगी। उसके लिए उसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और वो एक्सटर्नल फोर्स उसे कौन दे रहा है? उसका इंजन दे रहा है, वो जो एक्सीलरेटर दबाते हैं वो दे रहा है। तो जब वो बस खुद ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही होगी, जब वो बस खुद ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रही होगी, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो है। तो वेलोसिटी तो वैसे चेंज हो रही है, अरे वेलोसिटी तो वैसे ही चेंज हो रही है ना, तो इनर्शिया का क्या काम फिर? तो बढ़ रही है, हर बार ही बढ़ रही है। एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएगा उसको बार बार। जब फोर्स नहीं है तब की बात है, फोर्स है जब तो सब चीज चेंज हो जाएगी। फोर्स हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया वी चेंज हो रहा है। इनर्शिया तो अपोजिशन कर रहा है चेंज का, और जब फोर्स नहीं है तब यही तो कह रहा है कि फोर्स होना चाहिए, नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। फोर्स है तो हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो सकता है, ठीक है। फोर्स है तो चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल क्यों लिए, इंटरनल क्यों लिए? अरे इंटरनल फोर्सेस अंदर ही होते हैं। इंटरनल फोर्सेस किसी तरीके का, मतलब अभी बोलना नहीं चाह रहा था मोमेंटम की बात, ठीक है, आगे आएगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस क्या करता है? आपके मोमेंटम में किसी तरीके का चेंज नहीं लाता है। जस्ट अगला टॉपिक मोमेंटम अपना, ठीक है, किसी भी तरीके का मोमेंटम में चेंज नहीं लाता है। और मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा तो फोर्स नहीं आएगा। एक्सटर्नल फोर्स ही मोमेंटम में चेंज लाते हैं, ठीक है। लिखो, अगला लिखो, मोमेंटम लिखो, मोमेंटम पढ़ते हैं पहले। ठीक है, मोमेंटम लिखो। मोमेंटम को पी से डिनोट करेंगे भाई, किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, पी से डिनोट करेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी भाई, ठीक है। क्या है ये? क्या है ये? इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एंड वेलोसिटी है ये। क्या है? मास है एंड वेलोसिटी है। आगे अगला लिखो, इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स, इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स, इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स। क्या मतलब है इस लाइन का क्वांटिटेटिव मेजर का? क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड। तो हमारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम वो हमें क्या बताएगा? फोर्स की थोड़ी जानकारी देगा, फोर्स की थोड़ी जानकारी देगा, ठीक है। मोमेंटम को लिखेंगे कैसे? मोमेंटम को लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, P इज इक्वल टू एम वी वेक्टर लिखेंगे, एम वी वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो v की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा मोमेंटम है, जितना ज्यादा मोमेंटम है फोर्स उतना ही ज्यादा है। पता है क्यों? देखो मान लो, एग्जांपल के तौर पर बताता हूं मैं आपको। जैसे क्रिकेट देखा है? क्रिकेट, क्रिकेट देखा है? तो क्रिकेट में स्पिन बॉलर होता है, वो तो पास से बॉल फेंक देता है, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट बॉलर क्या करता है, दूर से आता है, भागता हुआ आता है, मोमेंटम लेता है पहले अपना, फिर बॉल फेंकता है, क्योंकि ये यहाँ पे जितना फोर्स है वो तो कांस्टेंट ही है, किसी का ज्यादा किसी का कम, एक आदमी का कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे मान ले मैं हूँ बॉलिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक खड़ा खड़ा जितना फास्ट फेंक सकता हूँ, भाग के ज्यादा फेंक रहा हूँ, क्यों, मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम में आ चुका है मेरे पास अब। या फिर मान लो झापड़ खाएगा भी, झापड़ खाया है, इस एज में खाया होगा तुमने, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा गाल है और ये झापड़ है, वो इतनी दूर से जब आए तो तेजी से लगता है, और जब मान लो यहाँ से आए तो कितना जोर लगा लो, धीरे से लगता है। क्यों, कि जब वो वहां से आ रहा होगा ना, आ रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, ठीक है, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। जैसे ही वो गाल के लगेगा, वेलोसिटी जीरो हो गई, चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, बहुत कम समय में बहुत भारी फोर्स लगेगा, बहुत भारी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है हमारे पास, फोर्स का मेजरमेंट है। किस बॉडी के पास ज्यादा मोमेंटम है, ज्यादा फोर्स मान सकते हैं, उसको रोकने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। कम मोमेंटम है, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लो अगर किसी बॉडी के पास ज्यादा मोमेंटम है तो दो काम हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी ज्यादा है या तो मास ज्यादा है। मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं ना, ऐसा बोल सकते हैं। मान लो ये कांस्टेंट कर दूं, v कांस्टेंट कर दूं, जिसका मास ज्यादा होगा रोकने में उतना ही फोर्स लगेगा, लगे नहीं लगेगा। तो मोमेंटम ही एक हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है फोर्स का, ठीक है। और किसी भी बॉडी का मोमेंटम कितने समय में बदल रहा है, वो वैल्यू होती है फोर्स की। मोमेंटम का समय के साथ बदलाव, कितने समय में हमारे मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, आएगा भी, एमए भी आएगा, रुको तो सही, तुम शांति तो लो, जीवन में तुम्हारे एक तो शांति नहीं है, खबर की तो इतनी कमी है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। ठीक है, मोमेंटम एम भी क्यों लिए, क्योंकि मोमेंटम एम भी होता है, मोमेंटम एम भी होता है, इसलिए एम भी लिए। एम में, अरे तो एम में तो फोर्स होता है, लिखने वालों ना आगे, रुको तो सही, तुम थोड़ा सब्र रखा करो, सब्र। अच्छा एम में मैंने नहीं बोली, किसने बोली होगी वो अपने आप को जस्टिफाई करके चल रहा है, आज तो मैंने ये बात नहीं बोली भाई, ठीक है। अरे कोई नहीं यार, तुम थोड़ा सब्र रखो, एक बार शांति से, मुझे पता है, ठीक है, नहीं होता सब्र, ठीक है, थोड़ा सब्र रखोगे, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं छूटेगा। चाहे 10,000 जगह से कंपेयर करके देख लेना, चाहे 50 सोर्स से क्वेश्चन करके देख लेना, एक क्वेश्चन में नहीं रुकोगे अगर सब्र करके पढ़ोगे तो। अनडायरेक्शनल उल जलूल चीजें सोचोगे, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस चीज के अंदर, ठीक है। वो एक तो पहली बात तो फ्लो टूटता है, दूसरी बात तुम जब मैं कुछ फीड कर रहा हूं तब तुम्हारे दिमाग में दूसरी चीज चल रही है, इसका मतलब तुम इसको 100% नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारा वो भी 100% नहीं है क्योंकि वो डाउट है, ये भी 100% नहीं है क्योंकि तुम दूसरी चीज सोच रहे हो, ढीले रह जाते हो, टेस्ट का स्कोर नीचे नीचे जाता जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट का स्कोर पढ़ने से नहीं आता, ज्यादा पढ़ने से, चीजें समझने से आता है ज्यादा स्कोर, कितना तुमने सही से समझा है। अब तुमने इसको अच्छे से समझ लिया मान लो, तो रिवीजन के टाइम कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने के लिए, इसको पढ़ना थोड़ी है। सर ने ये बात बोली थी, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा, वो आएगा फोर्स। मैं ऐसे बोल रहा हूँ बार बार, ये लगा हुआ है, पी को एम में क्यों नहीं लिखा, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला ये फोर्स है, ये फोर्स का मेजरमेंट है, रुको तो सही। फोर्स किसको बोल रहा हूं मैं, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहा हूं मैं, वो है फोर्स। अभी मैंने क्या बोला था, यहां से झापड़ आएगा आएगा ना, तो यहां तक आते आते उसकी बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, उसके बाद बहुत ज्यादा मोमेंटम है, अचानक से हमारा जो फेस क्या काम करेगा, उसका मोमेंटम जीरो करने का काम करेगा, तो बहुत छोटे से टाइम में मोमेंटम में चेंज बहुत ज्यादा आ गया ना, तब हमें बहुत ज्यादा फोर्स फील होगा। लाइन मैंने ये बोली थी, अब वो कर रहा है, लाइन मैंने ये बोली थी, समझो, एग्जैक्ट शब्द शब्द सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। कितने समय में चेंज आ रहा है वो है ये, तो ये आ गया मोमेंटम, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या भाई,
अरे वेक्टर क्वांटिटी है क्या? वेक्टर क्वांटिटी है श्योरली। इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी? अरे बोलो यार। हाँ, केजी मीटर पर सेकंड। ये एसआई यूनिट है ही नहीं, तो एमकेएस यूनिट है। एमकेएस यूनिट है नहीं है क्या? एमकेएस मास लेंथ और वो जो भी आता है अपने पास, एमकेएस है। तो ऐसा ही बोला, ऐसा ही ये तो एमकेएस है। तुम्हें पता नहीं, मैं बता देता हूँ। न्यूटन सेकंड कल आएगी, है ना? कल इंट्रोडक्शन करेंगे न्यूटन सेकंड कैसा है। न्यूटन सेकंड ही होती है क्या? हाँ, न्यूटन सेकंड होती है। अब आगे मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स आ गया न्यूटन पर सेकंड वेलोसिटी। टाइम से डिवाइड करो, टाइम से मल्टीप्लाई करो, एक्सल न्यूटन बन जाएगा, ये बन जाएगा। एमवी क्यों लिया? अरे एमवी ही होता है ये, किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। छोड़ दो, ठीक है ना? आजकल बात यह है कि साइंटिस्ट पूरी दुनिया बनी हुई है, कुछ भी थ्योरी दे देते हैं, ठीक है? सही भी दे देते हैं, पर यार इतना टाइम कहाँ यार उलझुल चीजों को पढ़ने के लिए। हम पढ़ते हैं डायरेक्शनल चीजें, कंपटीशन एग्जाम फोकस, डायरेक्ट वो आना चाहिए। भी मतलब नहीं बोल सकते अपन। सबसे इजी मेथड यही है, सबसे इजी चीज यही है, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। और इससे ज्यादा याद करना नहीं है, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। जीवन में सुख चैन चाहते हो तो, ठीक है? मैं काइनेमेटिक्स चार लाइन में काइनेमेटिक्स खत्म करता हूं, और एनएलएम तो कितनी लाइनों में पता तुम्हें? ये तो इसे पढ़ा दिया वो बात अलग है। एनएलएम पता है किससे खत्म होता है? सिर्फ इससे। ये एनएलएम खत्म है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। खत्म खत्म खत्म। और एक ये लाइन, इतना सा, ये है एनएलएम। टोटल फोर्स इज अ वेक्टर सम और फोर्स इज इक्वल टू द डीपी बाय डीटी। ये है एनएलएम सिर्फ। उसके बाद सारी डेप्थ है, तुम्हारी सोच है। डायरेक्शनल है तब तो सिलेबस से टच हो तुम, अनडायरेक्शनल है तो कुछ भी कर लो, कितना भी सोच लो, कितना भी कर लो। रेजनिक लेके आ जाओ, रेजनिक पढ़ के रह लो आप, फिर भी नंबर नहीं आएंगे। कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है? अच्छी बात है। वेक्टर क्वांटिटी है क्या? मोमेंटम की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगी? सेम एज द, और मैं तुम्हें इसलिए डांट देता हूं भाई तुम दोनों को, क्योंकि अभी तुम फ्रेश हो, बहुत समय है तुम्हारे पास, ठीक है? देखो ये वाली अप्रोच होनी चाहिए, कारण पता करना, ये करना, क्योंकि साइंस है, ठीक है? अगर कोई चीज लेजिटिमेट है जिसका मुझे पता है कि कारण बताना चाहिए ही चाहिए, इस बिना कारण की वो चीज आगे जा ही नहीं सकती, या वो क्रिएटिव चीज है कुछ, ठीक है, जिसका कंपटीशन में या फिर साइंस या फिजिक्स बुरा मान जाएगी उसके कारण ना बताया जाए, तो वो तो मैं बताता हूँ, ठीक है? वो तो मैं बताता हूँ। और मैं वो बात नहीं बताता हूँ जिससे मुझे पता है कि तुम सोच सोच के अपना टाइम खराब करोगे और अपना कॉन्सेप्ट खराब करोगे, ठीक है? वो चीज बताने लायक है ही नहीं, ठीक है? और कुछ चीजों का कोई रीजन होता भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है? वो छविकांत बोलता है पहले मुझे तो आता ही नहीं। अरे तुम्हें सब आता है, तुम यूट्यूब खोल के बैठे हो, मुझे पता है। बाय, है ना? कल मिलते हैं। ये थ्योरी अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? कल आगे न्यूटन के सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस कैसे कैसे हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है? कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले 2 दिन एनएलएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सारी थ्योरी है, सारे क्वेश्चन, कितना भी भारी क्वेश्चन इसी से होगा, इसी से होगा, ठीक है? चलो बाय।